हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में कवर करेंगे आज जी एम हॉपकिंस की पोएम स्प्रिंग एंड फॉल। देखिए, एज़ यूजुअल वैसे ही शुरुआत करेंगे जैसे हम हर एक टॉपिक की करते हैं। पहले जानेंगे इसके बारे में कि ये पोएम जो है कब लिखी गई थी, किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे। फिर पोइट के बारे में भी जानेंगे और थोड़ा सा पोएम के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। देखिए, स्प्रिंग एंड फॉल बाय जेरार्ड मेनली हॉपकिंस इनका फुल नेम है। देखो, छोटी छोटी लाइंस जो है ना, छोटी छोटी लाइंस बड़े बड़े मीनिंग लेकर बैठी है। आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहीं पर इसी लाइन में आपके दो क्वेश्चंस तैयार हो गए। स्प्रिंग एंड फॉल वाज रिटन इन 1880। क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग एंड फॉल रिटन बाय जेरार्ड मेनली हॉपकिंस। और थर्ड वन ऑल्सो फुल फॉर्म ऑफ जी एम हॉपकिंस, है ना। तो 3 क्वेश्चन आ गए। मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि पूरी अटेंशन दिया कीजिए, टाइम का मत देखा कीजिए कि आप ना टाइम देखते हैं एक्चुअली, और वीडियो यार बड़ा है, कोई छोटा सा मिल जाए बस 2 मिनट का 5 मिनट का, वो देख लेते हैं। 2 मिनट 5 मिनट वाले के अंदर फिर आपको नॉलेज भी उतनी ही मिलने वाली है, क्योंकि अगर बड़ा है ना तो साथ के साथ काफ़ी चीज़ें आपके साथ डिस्कस होती हैं, उन पर भी आप फोकस किया कीजिए। टाइम ठीक है, थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वॉज नॉट पब्लिश ड्यूरिंग हॉपकिंस लाइफ टाइम। अब देखो, गहराई से समझा आपने कि स्प्रिंग एंड फॉल लिखी गई थी 1880 में, लेकिन हॉपकिंस जब तक जिंदा रहे ना तब तक ये पब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है, तो बेसिक आपको पता चल रहा है ना यहाँ पे। हॉपकिंस वॉज रिलेटिवली अननोन एज अ पोइट ड्यूरिंग हिज लाइफ बिकॉज ही डिडंट एक्टिवली सीक टू पब्लिश हिज वर्क। कि वो एक्टिवली काम कर ही नहीं रहे थे कि वो उनके वर्क जो है वो पब्लिश करवाएं। वो पब्लिश करवाने के ऊपर उन्होंने एक्टिवली किसी तरह से कुछ एक्शन नहीं लिया। उसकी वजह से अननोन ही रहे वो एज अ पोइट अपने लाइफ टाइम में। जब तक जिंदा रहे तब तक वो एज अ पोइट नहीं जाने गए, क्योंकि उन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश कराने के लिए कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद 1889 में क्या हुआ, उनके एक फ्रेंड थे, उनके फेलो पोइट, उनके साथ के रॉबर्ट ब्रिजेस। रॉबर्ट ब्रिजेस ने इस जो पोइट्री है जो इन्होंने लिखी थी उस पोइट्री को पब्लिश करवाने का काम किया। और इनकी डेथ के बाद, जीएम हॉपकिंस की डेथ के बाद में ही उन्होंने स्प्रिंग एंड फॉल को भी पब्लिश करवाया था, और ये पब्लिश हुई 1918 में। अब आप देखिए, 1880 के अंदर लिखी गई थी, 1918 के अंदर ये पब्लिश हुई थी, एंड अंडर कलेक्शन टाइटल्ड पोएम्स ऑफ जी एम हॉपकिंस, यानी जेरार्ड मेनली हॉपकिंस, इस टाइटल के अंडर ये पब्लिश हुई थी। ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसके अंदर हमारी आज की जो पोएम हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी पब्लिश हुई है। तो यहीं पर इसी पेज के ऊपर आपने कम से कम 10 से 11 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए। टाइम तो लगा, मैं मानती हूँ, लेकिन प्रिपरेशन भी तो हुई ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, वैल्यू तो है आप टाइम की, मतलब कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि मैम वीडियो बड़ा होता है, थोड़ा छोटा बनाया कीजिए। तो सॉरी, छोटा नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर करूँ, जो भी इससे रिलेटेड है, जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, चलिए अपन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। पहला वर्ड है मार्गरेट, यानी हमारी ये जो पोएम है ना, इसके अंदर कोई मार्गरेट है जिसे एड्रेस किया गया है। मार्गरेट यहाँ पे एक छोटी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि मार्गरेट को पोइट हमारे कह रहे हैं कि मार्गरेट, आर यू ग्रीविंग, कि मार्गरेट क्या तुम दुख मना रही हो। ग्रीविंग मीन्स फीलिंग डीप सोरो स्पेशली ओवर अ लॉस, कि जब कोई किसी चीज़ का नुकसान हो जाए, जब वो दुख जो मनाता है उसे ग्रीविंग कहते हैं। तो मार्गरेट वहाँ पर है कहीं, और मार्गरेट को बोल रहा है हमारा जो पोइट है कि क्या तुम दुख मना रही हो ओवर गोल्डन ग्रो अनलिविंग। गोल्डन ग्रो ये प्लेस है, एक इमेजिनरी प्लेस है जहाँ हरा भरा वातावरण आपको देखने को मिल रहा है, कि वहाँ पर मार्गरेट जो है वो पत्तों को झड़ते हुए देख रही है। तो पत्तों के झड़ने पर मार्गरेट दुखी है। तो पोइट कहते हैं कि मार्गरेट क्या तुम दुखी हो क्योंकि गोल्डन ग्रो के पत्ते झड़ रहे हैं। लीव्स लाइक द थिंक ऑफ मैन, पत्ते ऐसे झड़ रहे हैं जैसे इंसान की चीज़ें नहीं गिर जाती हैं, हाथ में कोई चीज़ है और एकदम से छूट गई, दैट इज सिमिलर। और देखो यहाँ आपको एक जैसा दिख रहा है ना कलर, ब्लू ब्लू, लीव लाइक, लीव्स लाइक के अंदर एल एल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, तो एलिट्रेशन है, ये इसलिए आपके लिए रखे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर भी। लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन, यू विद योर फ्रेश थॉट्स केयर फॉर कैन यू, कि पत्ते जैसे इंसान की चीज़ें गिरती हैं, क्या तुम अपनी इस छोटी सी सोच के साथ, यानी जो अभी अभी तुम्हारी सोच शुरू हुई है, छोटी सी बच्ची है, अभी सोचना शुरू ही किया है, क्या तुम इन सब चीज़ों की परवाह करती हो?
कि पत्ते पेड़ से झड़ रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर तुम दुखी हो रही हो। देखिए पोएटिक डिवाइसेस क्या कहती हैं, सिमली लीव्स लाइक द थिंग्स ऑफ मैन। कंपैरिजन किया है यहाँ पे, जो पत्ते झड़ रहे हैं उसका कंपैरिजन ह्यूमन लाइफ के साथ में किया गया है कि ह्यूमन की जो लाइफ है ना वो भी कैसे है, एक एक दिन कम हो रहा है, जीवन से एक दिन घट रहा है। सेम वैसे ही जैसे कि इंसान से एक दिन में कोई ना कोई चीज़ जो है उससे छूटती चली जाती है, या ये कहिए कि उसकी जो और कुछ नहीं तो उसके जो पल हैं वो उससे छूटते जा रहे हैं, घंटे जो उसके जीवन के वो उससे छूटते जा रहे हैं। सेम वैसे ही जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर, गोल्डन ग्रोव अनलिविंग पर्सोनिफाई किया गया है ये प्लेस, सजेस्टिंग दैट इट इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ शेडिंग लीव्स। पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे कि जैसे कोई चीज़ गिरा रहा है ना, तो हिडन है बट फिर भी मोस्ट रेलेवेंट था, इसलिए हमने इसको मेंशन किया। आगे देखिए, एज द हर्ट ग्रोज ओल्डर। अब सी भरता है यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि एक छोटी बच्ची है, छोटी सी चीज़ पर दुखी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे दिल बड़ा होता है यानी इंसान बड़ा होता है, इट विल कम टू सच साइड्स कोल्डर। ये जो नज़ारे हैं, जो पत्ता झड़ने वाले जो नज़ारे हैं कि पत्ते झड़ रहे हैं उसके ऊपर ये बच्ची दुखी हो रही है, जैसे जैसे बड़ी होगी ना वैसे वैसे ये जो नज़ारे हैं वो इसके लिए ठंडे हो जाएंगे, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाय एंड बाय नोट स्पेयर अ साय दो वर्ड ऑफ वन वुड लीफ मील लाई, कि चाहे लीफ मिल लाए यानी चाहे पत्तों का ढेर लग जाए इस संसार के अंदर, चाहे पत्तों का ढेर लग जाए, मतलब फिर दिल से कोई भी आह नहीं निकलेगी। नोर स्पेयर आ साई, एक छोटी सी आह भी नहीं निकलेगी। यानी इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी जो फीलिंग्स होती है, उसकी जो सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना उसके, वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। लेकिन यहाँ इस बच्ची की बात कर रहा है वो कि इस बच्ची का दिल कितना नाजुक है, छोटी सी चीज़ के ऊपर उदास हो रही है कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो कह रहे हैं कि लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ इस बच्ची के मन का आज के यूथ के साथ में, आज की जो यंग जनरेशन है उसके साथ में, तो कितना फ़र्क है। ये इतनी मासूम है कि पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं तो ये दुखी है, और आज के जो यंग जनरेशन है उनको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उनके सामने तो पत्तों का चाहे ढेर लग जाए, मतलब बेजान जो पत्ते हैं वो चाहे ढेर में बदल जाए, लेकिन एंड येट यू, फिर भी तुम, एंड येट यू फिर भी तुम, विल वीप फिर भी तुम रोगी, एंड नो वाई जानोगी क्यों। यानी मैं तुमसे ये सवाल कर रहा हूँ कि बड़े हो जाने के बाद में फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, लेकिन तुम तो फिर भी रोगी, जानती हो क्यों। देखिए आगे बढ़ेंगे, आगे बताएंगे कि ये क्यों कह रहे हैं ये बात। पहले पोएटिक डिवाइस देखेंगे अपन। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हर्ट को पर्सोनिफाई किया है भाई, हर्ट को पर्सोनिफाई किया है, कहा है कि ग्रो ओल्डर। हर्ट जो है वो ओल्डर कोल्डर ये सब नहीं होता है, मतलब ये एक लिविंग थिंग्स की क्वालिटी है जो हार्ट के लिए दी है। हार्ट अब आप ये कहेंगे कि एक लिविंग ही तो होता है, हार्ट जो है वो धड़कता है। देखिए ये एक ऑर्गन है, ओके, तो अपन इसको लिविंग बीइंग चीज़ के साथ में नहीं ना बोलते। एक्चुअली क्या है यहाँ पर अपन देख रहे हैं पोएटिक डिवाइस को, पोएटिक डिवाइस की नज़र से अगर देखते हैं हार्ट इज़ एन ऑर्गन, है ना, तो ऑर्गन के रूप में है, और ऑर्गन के रूप में अगर अपन ले रहा है, यानी पोइट अगर इसको ले रहा है और कंपैरिजन कर रहा है किसके साथ में, इंसान के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन निकल कर आता है। इंटरनल राइम भी यहाँ बनती है, बाय एंड बाय नोट स्पेयर असाय, बन गया ना, बाय एंड बाय नोट स्पेयर असाय, एक रिदम सा बन गया, दैट इज इंटरनल राइम। मेंशन कर सकते हैं आप। मेटाफर वर्ड्स ऑफ वन वुड लीफ मील लाई, ये मेटाफरिकली रेफर करता है नेचुरल डिके को, कि धीरे धीरे जो है पत्ते जो है झड़कर ढेर बन जाएगा। जिस तरीके से लाइफ जो है धीरे धीरे डेथ की तरफ चली जाती है, एक एक दिन हमारे जीवन का कम हो रहा है और हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमारी डेथ की तरफ हम आगे जा रहे हैं, तो यहाँ मेटाफर है। आगे देखिए, नाउ नो मैटर, अब वो बताएगा, उसने कहा ना कि तुम जानती हो क्यों, तुम तो रोओगी बड़ी होगी तब भी, तो जानती हो क्यों, तो देखो नाउ नो मैटर चाइल्ड द नेम, कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्ची का नाम क्या है। भाई मैंने मार्गरेट बोला ठीक है, लेकिन मैं किसी भी बच्चे की बात कर रहा हूँ, कोई मैटर नहीं करता है कि बच्चा कौन है, क्या नाम है। सोरो स्प्रिंग आर द सेम, दुख एक जैसा होता है सबका, दुख के जो सोर्स होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। बच्चा चाहे कोई भी हो, मार्गरेट हो चाहे XYZ कोई भी हो। नोर माउथ हैड नो नोर माइंड एक्सप्रेस्ड, कि दुख ऐसा होता है कि ना तो मुंह से कहा जा सकता है ना मन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। व्हाट हर्ड ऑफ घोस्ट गेस्ट, यानी सिर्फ आत्मा महसूस कर सकती है और दिल उसे सुन सकता है, ठीक है। घोस्ट यहाँ भूत नहीं है, आत्मा से, सोल से है। केवल आत्मा जो है ना वो इसे महसूस कर सकती है दर्द को, और दिल जो है वो ही सिर्फ फील कर सकता है, यानी सुन सकता है दर्द को। अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी बच्चा, मार्गरेट ही नहीं कोई भी बच्चा
दुख के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, बच्चों के बहुत अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। अब मुंह से बोलकर नहीं कहा जा सकता, ना ही कहते कि कोई भी मन जो है एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन दिल ने जो सुना, आत्मा ने जो महसूस किया, दर्द वो होता है। यहाँ पे एक्चुअली वो पेन को ना बता रहे हैं कि पेन क्या होता है, पेन के बारे में बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आखिर दर्द क्या होता है, इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नेचर को बता रहे हैं किस तरीके का होता है। दुख जो है ना मुंह से नहीं कहा जा सकता, मतलब आप जितना गहरा आपको दुख हुआ है ना उतना आप मुंह से कहकर नहीं बता सकते, शायद सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। समझ कौन पाएगा? दिल से जो सुनेगा, जो आत्मा से फील करेगा, वही समझ पाएगा दुख। देखिए पैरेललिज्म है, नोर माउथ हेड नो नोर माइंड, पैरेलल चल रहा है ना, एकदम पैरेलल स्ट्रक्चर है, एम्फेसाइज कर रहा है आइडिया को कि नीदर स्पीकिंग, कि ना तो बोलकर बता सकता है ना सोचकर बता सकता है कि दुख क्या है, कितना है। मेटाफर है यहाँ पे, सोरो स्प्रिंग, ये मेटाफर है, ये कंपेयर कर रहा है सोरो को नेचुरल स्प्रिंग के साथ में, कि दुख जो है ना उसका पता नहीं कहाँ से आ जाए, अलग अलग सोर्स होते हैं। पर्सोनिफिकेशन है, द हर्ट इज पर्सोनिफाइड एज समथिंग दैट कैन हियर एंड घोस्ट, ये सब चीज़ें दी गई है ना। फिर से दोबारा से देखिए, हर्ट को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, तो आप पर्सोनिफिकेशन जरूर लिखेंगे। लास्ट 2 लाइन के अंदर ये देखो क्या बताना चाह रहे हैं, लास्ट 2 लाइन्स जो है ना यहाँ पर वो कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? इट इज़ द ब्लाइट मैन वॉज बोर्न फॉर, इट इज़ मार्गरेट यू मोर्न फॉर, कि दुख जो है, तकलीफ जो है, अगर मैं उसकी बात करूं, वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ द ब्लाइट मैन वाज बोर्न फॉर। स्पीकर एक्सप्लेन कर रहा है कि दैट द सोरो मार्गरेट फील्स इज नॉट जस्ट अबाउट द फॉलिंग लीव्स, कि खाली पत्ते गिर रहे हैं ये दुख नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स ए फंडामेंटल ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है ना ह्यूमन का, ह्यूमन एक्सपीरियंस, उसको बता रहे हैं कि जिसके अंदर सेंटिमेंट्स हैं, सेंटिमेंट्स अगर हैं, अगर कोई सेंसिटिव है, अगर कोई फील करने वाला है, तो वो दुख को फील करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इट इज़ मार्गरेट यू मोर्न फॉर। अब यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? स्पीकर रिवील्स द डीपर ट्रूथ कि मार्गरेट इज नॉट सिंपली मोर्निंग द लीव्स, बट रादर शी इज अनकॉन्शियसली मोर्निंग फॉर हरसेल्फ, कि आने वाले टाइम के अंदर भी तो उसको किसी ना किसी चीज़ का दुख होगा ही। और शायद और कुछ नहीं तो मैं ये कहूँ कि लाइफ जो है, जो कि एक एक दिन बीत रही है, ये कहाँ जा रही है? लाइफ जा रही है डेथ की तरफ, धीरे धीरे जिंदगी मौत के अंदर जाती जा रही है, यानी हमारा एक एक दिन जो है वो कम हो रहा है। तो इस दुख में भी तो वो आगे जाकर रोएगी, क्योंकि ये क्या है बच्ची? सेंसिटिव है। कहने का मतलब यहाँ पे इस पोएम में बस वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सोचता है ना, दिल से सोचता है, दिमाग से सोचता है, उसे ये चीज़ मालूम होती है कि कभी भी हमारे जीवन के अंदर अगर कोई दुख आएगा तो हम उसे फील करके दुखी होंगे। और यही पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि सोर्स कुछ भी हो सकता है दुख का, जो फील करने वाला है वो फील करेगा, और जिसे फर्क नहीं पड़ता उसके सामने तो चाहे ढेर लगा दो दुख का तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पोएटिक डिवाइसेस क्या है? देखिए मेटाफर है यहाँ पे, ब्लाइट इज यूज मेटाफोरिकली टू रिप्रेजेंट द इनएविटेबल सफरिंग, कि सफरिंग्स का पता नहीं होता, इनएविटेबल है ये, है ना, डिके एंड डेथ, दैट ऑल ह्यूमंस आर बोर्न टू एक्सपीरियंस, कि हर एक को एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो भी जन्म लिया है ना सभी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है दुख। डायरेक्ट एड्रेस किया है, देखिए यूज़ किया है ना, इट इज़ मार्गरेट यू मोर्न फॉर, डायरेक्ट एड्रेस किया है तो आप ये मेंशन करेंगे, ज़रूर मेंशन करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से पोएम तो हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन हमें पता करना है पोएम के बारे में जो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है, इसको आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए अबाउट पोएम, पोएम को लिखा किसने है? G.M. हॉपकिंस ने। हम ये तो डिस्कस कर ही चुके, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे। ठीक है, लेकिन पहले क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? अबाउट पोएम, तो पोएम के बारे में जान लेते हैं। फॉर्म देखिए, मेन चीज़ जो होती है ना, लिखी कैसे है, किस फॉर्म में लिखी है, तो इसका एक राइम स्कीम है। ये आया है AABBCCDD EEFFGG, ये आप नोटिस करना, ये राइम स्कीम को फॉलो कर रही है ये। यहाँ पर एक्चुअली एक रिदम आपको देखने को मिलेगा, रिदम रहेगा, कंसिस्टेंट स्ट्रेस पैटर्न रहेगा, क्योंकि देखो A कहीं पर भी रिदम टूटा नहीं है, AABBCCDD EEFFGG, जैसे गाने नहीं होते हैं, पोएम है क्या, लिरिक जो है गाया जा सके, जैसे गाने नहीं होते, एक लय बन जाते हैं, रहते हैं, कहते हैं, सहते हैं, बहते हैं, मीन्स इस तरीके से एक रिदम। ओके, अब सेटिंग की बात करते हैं। द फिजिकल सेटिंग ऑफ द पोएम इज गोल्डन ग्रो। गोल्डन ग्रो एक इमेजिनेटिव प्लेस इन्होंने लिया है। ठीक है, कोई नेचुरल प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, पत्ते वहाँ पे झड़ रहे हैं, तो ये हमारी पोएम की सेटिंग है।
थीम की बात कर लेते हैं, इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, कि जब तक भोले रहते हो, सीधे रहते हो, तब तक तो सादगी है ही है, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप किसी भी चीज़ के लिए दुखी हो जाते हो। और साथ में क्या है, एक्सपीरियंस। इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है, तो थीम भी यही निकल कर आता है। दूसरा आप ये भी बता सकते हो, मॉर्टैलिटी एंड इम्परमानेंस एंड यूनिवर्सल सोरो, है ना, कि पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको दुख ना हो, कभी ना कभी कोई ना कोई दुख तो ज़रूर होता है। मैसेज, द कोर मैसेज ऑफ स्प्रिंग एंड फॉल इज दैट सोरो इज एन इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि जिंदगी अगर आपकी है, जीवन अगर आपका है, बच नहीं सकते आप दुखों से, यानी आपके जीवन का पार्ट है सोरो, कभी ना कभी आपके जीवन में आया था, आया हुआ है, या फिर आ सकता है। ओके, तो ये हमारे पोएम के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे पोइट के बारे में। वो पोइट जो अपने लाइफ टाइम में एज अ पोइट कभी समझे ही नहीं गए, कभी पहचाने ही नहीं गए। तो देखिए, इनका जन्म जुलाई 28, 1844 को इंग्लैंड में हुआ था। ओके, डिटेल आपके सामने है, मैं शॉर्ट में इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आप लोग ही कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स रेगुलरली मेरे टच में हैं जो ये भी बोलते हैं कि मैम ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो वो चीज़ भी मुझे देखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी लेकर चलती हूँ। देखिए, हॉपकिंस के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि उनका जन्म कब हुआ, तो लाइफ स्पैन देख लो, 1844 से 1889 उनका लाइफ स्पैन रहा है। उनके बारे में ये बात क्लियर है कि ये अपने लाइफ टाइम के अंदर जब तक ये जीवित रहे एज ए पोइट नहीं जाने गए। इनकी डेथ के बाद में इनके जो एक फेलो बीन थे, उन्होंने इनकी पोइट्री को पब्लिश करवाया। इनके कुछ मोस्ट फेमस पोएम्स हैं जिनमें से कुछ हमने मैंशन करी है, द विंडोवर, पाइट ब्यूटी, गॉड्स ग्रैंड्योर एंड स्प्रिंग एंड फॉल। स्प्रिंग एंड फॉल को आज अपन ने पढ़ाई है। हॉपकिंस जो है ये एक्सपेरिमेंट क्या करते थे रिदम के साथ, यानी रिदम जो है ना पोएम के अंदर काफ़ी देखने को मिलता है। एक मीटर को फॉलो करते थे जिसके अंदर नेचुरल स्ट्रेस होता था इनकी स्पीच में, तो इस तरीके से इनकी पोइट्री का एक बेसिक फीचर जो है ना वो यही होता था। उसके अलावा इनकी जो पोइट्री है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इनके लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई थी, आफ्टर डेथ इनकी पब्लिश हुई। और इनके जो फ्रेंड है, इनका नाम आप याद रखिएगा, जिन्होंने पब्लिश करवाई थी इनकी पोएम्स, 1918 के अंदर शुरुआत हो गई थी, है ना, इनके वर्क्स की। ओके, और वाइडर मतलब ऑडियंस के अंदर चली गई थी। अब समराइज कर लेते हैं हमारी पोएम को, क्योंकि हमने अभी पोएम पढ़ी है, उसको थोड़ा सा समराइज करना ज़रूरी है। देखिए, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना पोएम का, इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर मार्गरेट का ग्रीफ हमें देखने को मिल रहा है। जो मार्गरेट है वो दुखी है। स्पीकर यहाँ एड्रेस कर रहा है एक यंग गर्ल को। मार्गरेट है वो बहुत सैड है क्योंकि पत्तों को गिरते हुए देख रही है। ओके, तो ये सिंबलाइज कर रहा है नेचुरल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डिके। फिर कंपैरिजन करते हैं वो लीव्स एंड ह्यूमन लाइफ का। स्पीकर कंपेयर करते हैं फॉलिंग लीव्स टू ह्यूमन लाइफ, सजेस्ट करते हैं मार्गरेट को, क्योंकि तुम्हारा दुख जो है ना बहुत इनोसेंट है, क्योंकि तुम अभी इनोसेंट हो, तुम्हारी सोच जो है वो अभी बिल्कुल फ्रेश है इस वजह से। लेकिन ह्यूमन के अंदर, मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वो बात करते हैं कि ह्यूमन लाइफ के अंदर सोरो जो है वो किसी ना किसी रूप में आई जाता है। रिफ्लेक्शन ऑन ग्रोइंग ओल्डर, जैसे जैसे आप बड़े होते हो उसके बारे में बताते हैं कि शी विल बिकम इमोशनली डिस्टेंट फ्रॉम सच साइड्स, कि नज़रिया बदल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन दुख जो है वो तो महसूस करेगी, आगे भी दुखी तो होगी, चाहे रीज़न कुछ और हो जाए। आज पत्तों के झड़ने की वजह से दुखी, कल शायद इसका रीज़न कुछ और हो। अंडरस्टैंडिंग सोरो, सोरो को समझाते हैं फिर वो। स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट ऑल सोरो कम्स फ्रॉम द सेम डीप सोर्स, सेम, ठीक है, ऐसा ही फील होगा जैसा आज इसको इन छोटी सी चीज़ के ऊपर दुख हो रहा है, आगे चल के उसको बड़ी चीज़ों में इतना दुख फील होगा, थोड़ी मैच्योर हो जाएगी तो थोड़ा समझने लगेगी। द अवेयरनेस ऑफ मॉर्टैलिटी एंड इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। फिर उस लास्ट में रिविलेशन करते हैं वो सेल्फ मोर्निंग की, कि मुझे ऐसा लगता है पोइट ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी मार्गरेट है ये खाली इस चीज़ के लिए दुख नहीं मना रही है कि पत्ते झड़ रहे हैं, बल्कि अपने आप के लिए दुख मना रही है कि दिन दिन जो है इसकी ज़िंदगी इससे दूर जाती जा रही है, यानी इसकी लाइफ के जो है एक एक पल, एक एक घंटा जो है वो इसके जीवन से खत्म होता जा रहा है और डेथ की तरफ ये बढ़ रही है, जो कि एक मतलब परमानेंट ट्रुथ है हमारी लाइफ का और हर किसी की लाइफ का। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आए जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल पर उसे सेट कर लो, ताकि जैसे ही ये आपका वीडियो आए ना आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।